हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने DSSB का जो रिवीजन कर रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक आप ही की सबकी डिमांड है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर देखेंगे। तो सिंपल सा है, आपको मैंने ना कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन कराया हुआ है। जब आप इसमें देखोगे यानी कि DSSB वाली जो थ्योरी वाले क्लास है उसमें मैंने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन कराया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन मैं दोबारा करा रहा हूँ, यानी कि दोबारा आपको समझा रहा हूँ। मेनली आपसे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में इसमें नाम और जो ये सबसे बड़े कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक आता है उसमें क्या पूछा जाता है, यानी कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया या कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है, दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि वर्गीकरण। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मैं आज दोनों को समझा दूंगा। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत ठीक है। तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन कहता क्या है? सबसे पहले आती है अर्थ कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस यानी कि अर्थ क्या कहता है? तो सबसे पहली बात आती है अर्थ की, यानी कि अर्थ क्या है, कैनन का मतलब क्या है। अब ये कैनन वो मत समझ लेना जो प्रिंटर कैनन कंपनी का प्रिंटर आता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कैनन, भाई इंग्लिश वालों को इतना समझ में आ जाएगा, कैनन लिखा हुआ है हिंदी में। कैनन का अर्थ क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा ये, यानी कि आपको थ्योरी में तो बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में से यही पूछा जाता है कि कैनन ये पूछा जाता है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है, ये इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण का एक कैनन का स्थापित सामान्य कानून, नियम, सिद्धांत, मापदंड जिसके द्वारा वर्गीकरण के बारे में कुछ हमें जानने को मिलता है, यानी कि आंकने को किया जाता है। सीधे सीधे लिख लीजिए, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण का कैनन एक स्थापित सामान्य कानून, नियम, सिद्धांत या मापदंड है जिसमें या जिसके द्वारा वर्गीकरण के बारे में जाना जाता है, ठीक है। ये आएगा। अब यानी कि इसमें से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि व्हाट इज़ द कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स, ये लिखा आ जाएगा। व्हाट इज़ द कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स लिखा आ जाएगा। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से एक करना है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ UGC नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, एक और जिसने भी ये कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये भी पूछा था कि सर ISO करा दो। भैया ISO मैं करा दूँ आपको, ठीक है। ISO DSSB का टॉपिक नहीं है, मैंने आपको कहा भी था, आपको कमेंट भी गया था, DSSB का टॉपिक नहीं है। आप 4 साल के मैंने आपको पेपर आपको DSSB जो बुक है उसमें दे रखी है, ठीक है। आप और 2 साल के पुराने पेपर देख लो, कभी भी आपको इसमें DSSB में ISO नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ना आपके टॉपिक में है ISO। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर है आपके टॉपिक में, इसलिए मैं आपको पहले वो करा रहा हूँ। ISO आपको लगता है आ सकता है, मान लीजिए चलो इस बार आ गया ISO, तो ISO मैं आपको करा दूंगा जो मेन आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ISO KVS में जितने भी ISO आए हुए हैं, NVS में जितने भी ISO आए हुए हैं, UGC नेट के जितने भी ISO आए हुए हैं, MPPCS के जितने भी ISO आए हुए राजस्थान के, ये सारे मैं करा दूंगा। और आपको मैं KVS के इंपॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने इंपॉर्टेंट मैराथन, यानी कि अभी जो ये कैनन वाला जो ये टॉपिक चल रहा है, अभी जो टॉपिक चल रहा है, इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी, उसमें आपको महा मैराथन मिलेगी, यानी कि 9 तारीख तक आपको
एक दिन KVS, एक दिन NVS, एक दिन UGC और एक दिन DSSB। सारे मैं क्वेश्चन एक ही दिन में मैराथन में करा दूंगा, यानी कि 9 तारीख तक आपको 9 तारीख तक सारे मैराथन में जो 6 संस्थान हैं उनके सारे क्वेश्चन, यानी कि एक दिन KVS के सारे करा दिए, एक दिन NVS के करा दिए, एक दिन UGC के करा दिए जो बुक है हमारी UGC वाली, UGC नेट लाइब्रेरी की, और एक दिन DSSB करा दिए, एक दिन राजस्थान के करा दूंगा। तो मतलब सीधे सीधे आपके जो अभी 4-5 दिन बच रहे हैं उसमें आपको सारे करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। बस ये है कि आपको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 2x मैं आपको पहले से ही बताता हूँ भैया, आपके पास टाइम नहीं है, सीधे सीधे करो 2x पर से और 2x पर देखो, ठीक है। आप पास हो गए 2x पर देख के भी, तो अगले दिन मुझे भी क्या लिखा मिलेगा, थैंक यू सर, मेरे वजह से मतलब आपकी वजह से हमारा एग्ज़ाम पूरा हुआ, पास हुआ, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए आगे चलते। ISO वाली चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ISO कैसे कैसे करना है, यानी कि ISO आपके टॉपिक में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं, यानी कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का अर्थ समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, यानी कि इंग्लिश में, अभी आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में आपको बता दिया। अब आते हैं जो ये थे WC कौन, साइरस, लिख लीजिए साइरस, एक मिनट, WCB साइरस, यानी कि हिंदी में लिखूं, चलो हिंदी में यही लिख देता हूँ, साइरस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या करा था, लाइब्रेरी वर्गीकरण के सिद्धांत का पहला प्रयोग किया था, यानी कि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट यूज़ ऑफ कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट FIRST फर्स्ट यूज़ ऑफ कैनन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसलिए नोट कर लेना से, कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो, यानी कि आप जो सोच रहे हो कि इतना बड़ा हम पढ़ लेंगे टॉपिक, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप देखोगे उसके अंदर कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अभी जब आगे पढ़ोगे ना कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का, ये भी अभी तो 7 मिनट बने, कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। वैसे मैं आपको मेन आपको सारी चीज़ें बता दूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका इन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम वर्गीकरण, यानी कि लाइब्रेरी वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रयोग किया था। फिर क्या किया इन्होंने, जो इनकी जो रिसर्च थी, यानी कि इनका क्या था, पुस्तकालय विज्ञान के प्रोविज़न जो था, इनका रिसर्च थी, जो एक तरह से इन्होंने क्या करा था, डेवलप किया था किस चीज़ को, यानी कि आगे बढ़ाने का काम किया गया। इनमें से इनको, यानी कि आपने फर्स्ट का नाम सुन लिया, यानी कि प्रथम है, ठीक है। अब 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी यहाँ पर, ये सब सारी, ये ले लेते हैं, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, 1 मिनट और, ये ले लेते हैं पेन। तो अब आते हैं, यानी कि इसके बाद जो डेवलप करने का काम किया, यानी कि डेवलप करने का या फिर एक तरह से विकास, डेवलपमेंट जो आता है या विकास करने का जो काम आता है, विकास का काम आया था कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो किसने किया, यानी कि कैनन, CANON, कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट का काम किया था एज EC रिचर्डसन एंड HE क्या, बिलिस, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया था। अब हमारे इंडिया में कौन है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन को बढ़ाने का काम, यानी कि लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन को बढ़ाने का काम किसने किया, और जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जो रंगानाथन जी ने दिया है, यानी कि किसने, SR रंगानाथन जी ने 1937 में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उनकी, चलिए लिखिए, ये पुस्तक पूछी जा सकती है, SR रंगानाथन, सॉरी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर SR रंगानाथन। कभी भी ये ध्यान रखना, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो लाइब्रेरी का, तो SR रंगानाथन मत बताना कभी भी, वो जो सामने आपका इंटरव्यू बैठा है वो चिढ़ जाएगा इस बात से कि ये जब यहीं पे इज्जत से बात नहीं कर रहा तो आगे क्या एक संस्थान को लेके चलेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो लेके चलनी होती है। तो SR रंगानाथन, सर डॉक्टर रंगानाथन जी ने, ये कहना डॉक्टर रंगानाथन जी ने, ठीक है। तो SR रंगानाथन की जो बुक है, इन हिज बुक, यानी कि
इन हिज बुक क्या नाम है, प्रोग्लेमन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन in the year of 1937। ठीक है, और इसमें क्या आया था, यानी कि प्रोग्रामिंग टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कैनन को एक वर्गीकरण पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हिंदी में इतना तो लिख ही दूँ मैं कैनन, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैनन को एक, जिससे आपको यानी कि हिंदी वालों को भी ये नहीं रहेगा कि सर ने हिंदी में पढ़ा दिया और इंग्लिश वालों को, कैनन का पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी ने, इनकी ये किताब थी, इंग्लिश में इसलिए लिखवाया मैंने क्योंकि इंग्लिश में ही किताब का नाम याद रखना, कभी भी हिंदी में मत चल जाना। किसी के भी कहे में किताब का जितना भी नाम याद रखोगे इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश में ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी, अरे कलर कहाँ गए इसके, डार्क कलर कोई सा, ये भी ऑरेंज। ठीक है, ये आपको नाम याद कर लेना है, लिख लीजिए। ये इनका रंगनाथन जी का पूछा है, यानी कि 3 लाइन, मतलब 3 टॉपिक कराए, तीनों टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं यानी कि जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी एस.आर. रंगनाथन हैज़ गिवन द 3 लेवल ऑफ ऑर्डर, यानी कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक फॉर द सब्जेक्ट। यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी ने विषय और वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में देने के लिए 3 स्तर बनाए थे। किसके? कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन के। तीनों स्तर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों स्तर के बारे में लिख लीजिए। यानी कि क्या है, एस.आर. रंगनाथन हैज़ हिंदी में लिखो, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, गिवन 3 levels in order to given scientific scientific and systematic form to the subject। ठीक है, तो ये थी सिस्टमेटिक। सबसे क्या पहले क्या आता है, आइडियल प्लानिंग, वर्बल प्लानिंग और नॉमिनेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये आपको मैं हिंदी में बता दूंगा। अब इसका पेन चेंज करके मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। सबसे पहला आता है आइडियल प्लानिंग। आइडियल प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट कोई बता सकता है? आइडियल प्लानिंग, ये इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान रखना। आइडियल प्लानिंग का मतलब होता है आदर्श। कोई आदर्श नाम का स्टूडेंट हो तो अपना नाम से याद कर लेना, आदर्श विमन। दूसरा क्या आएगा, फिर आपका क्या आता है, वर्बल, वर्बल PLANE प्लानिंग। वर्बल प्लानिंग को क्या कहते हैं, मौखिक तल। आखिरी में क्या आएगा, मौखिक के बाद क्या आता है, बताओ, नोटेशनल प्लान। अब नोटेशनल को हिंदी में भी नोटेशनल ही दिया गया है, नोटेशनल प्लान। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इनके अंदर की कहानी क्या है, ये सबसे पहले आपका आता है कटिए आइडियल प्लान। इसमें क्या होता है, जिसमें हम काम करने के बारे में सोचते हैं आदर्श स्तर पर, या ज्ञान के जो ब्रह्मांड होता है, यानी कि एक तरह से उसके स्तर होता है, सभी को पहलुओं का विश्लेषण, संरचना, आयाम, गुणवत्ता, विशेषता संबंधित
सभी प्रकारों के बीच में जो उसके संबंध होते हैं वो जानते हैं। यानी कि आइडियल का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को आइडियल रूप से यानी आदर्श रूप से जानोगे, कैसे उसकी गुणवत्ता जानोगे, उसकी विशेषता जानोगे, उसके आयाम जानोगे, उसकी ये सब चीज़ जानोगे, तो वो हो गया आइडियल प्लानिंग। इसमें भी क्या पूछा जाएगा, जैसे सबसे आपसे मैंने शुरू में बताया था, एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, ये बताया था ना कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि व्हाट इज़ द कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स। इस तरह छोड़ के इसमें भी पूछे, इसी में भी इसी तरह पूछेगा आपसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल प्लानिंग। बस आपको ये सारी चीज़ें बतानी कि आइडियल प्लानिंग क्या होती है, जिसमें हम कामों के बारे में सोचते हैं आदर्श स्तर पर, उसके सभी पहलुओं की विशेषता, संरचना, आयाम, गुणवत्ता, विशेषता संबंधी प्रकार के ज्ञान, प्रकार की वस्तुओं के बारे में, उसके ताकत के बंधक, यानी कि एक तरह से सब चीज़ों के बारे में रखते हैं। यानी कि इन विच थिंकिंग about work in ideal planning also aspect of the universe of knowledge analyzing by a structure, quality, characteristic, kind of relation and bond of strength among each item of knowledge। ठीक है, ये समझ में आ गया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दिया मैंने। फिर आता है आपकी वर्बल प्लानिंग यानी कि मौखिक तल। अब मौखिक में क्या आएगा, आप भाई मौखिक हिंदी वाले समझ लो, मौखिक का जो हिंदी वाले इसका तो अर्थ भाई आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श यानी श्रेष्ठ एक तरह से। अब मौखिक में क्या आएगा, जिसमें आप कार्य करते हैं या योजना बनाते हैं। यानी कि मौखिक में क्या होगा भाई, आप मान लीजिए आपने लाइब्रेरी खोल ली, या आपको सीधे सीधे चलो आप लाइब्रेरी को छोड़ दो, आपको क्या नाम अपना DSSS के पेपर देने जाना है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि कैसे कैसे जाओगे, तो मौखिक रूप से तो बात करोगे, या फिर कहना मुंह से तो बात करोगे, ऐसे थोड़ी गूंगों की तरह उन करते रहोगे, ठीक है, या फिर साइन लैंग्वेज में बात करोगे। तो मौखिक रूप से बात करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले उसके योजना और एक प्लानिंग बनाओगे कहीं भी जाने के लिए। तो मौखिक स्तर पर यानी कि इसमें क्या होगा, कार्य करते हैं और योजना बनाते हैं, और मौखिक स्तर पर वर्गीकरण योजना का उपयोग कर जो होती है उसकी तकनीक का प्रयोग करके तय करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण में आ जाएगा ये। यानी कि वर्बल प्लानिंग में क्या होगा, इन विच यू टेक एक्शन और प्लानिंग। वर्बल प्लानिंग हेल्प टू डिसाइड द टाइप ऑफ यानी कि एक तरह से जो टेक्निक्स होती है उसको टाइप होगी टू बी यूज इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि वर्गीकरण का जितनी योजना होगी उसको ध्यान करके एक तरह से मौखिक तरीका अपनाएंगे। अब आता है लास्ट नोटेशनल प्लानिंग। अब नोटेशनल प्लानिंग क्या होती है, नोटेशनल प्लानिंग पर विचार प्लानिंग के निष्कर्ष को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कि इसमें क्या होती है, सब चीज़ें की जिम्मेदारी होती है। इसमें होता है द नोटेशनल प्लानिंग हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल टू यानी कि पार्टली जो सारी चीज़ें होती है उसका पूरा आइडिया बनाने की, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी चीज़ें है सारी जिम्मेदारी आखिरी वाले पे होती है। यानी कि पहले और दूसरे की जो जिम्मेदारी है वो आखिरी वाले पे होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं यानी कि इनके अंदर के जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या है। यानी कि सबसे पहले आता है आदर्श तल का सिद्धांत। आदर्श तल का सिद्धांत। अब आदर्श तल के सिद्धांत में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले लिखिए आदर्श तल के सिद्धांत में ए, यानी कि आदर्श तल के सिद्धांत में क्या होगा, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझ में आएगा बच्चों को। पेन अब मेरे को अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। कैनन्स ऑफ आइडियल प्लानिंग। ठीक है, आइडियल प्लानिंग। अब इसका नंबर होगा ए के अंदर क्या है, कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि विशेषता के लिए कैन, यही होगा भाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, पहले चलो एक साथ में दोनों लिखवा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में लिखवा देता हूँ दोनों। पेन मुझे यूज़ कर लेता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कैनन ऑफ, लिखिए नंबर 1, एक मिनट,
ये आपसे पूछे जाते हैं कि किसके किसके अंडर में आता है, बस यही पूछा जाता है, कैनन ऑफ। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जितने बच्चे पेपर देने के लिए अभी रेडी बैठे हैं, यानी कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, किसी का अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो अभी भी आप एक बार और प्रयास करके अपना एडमिट कार्ड देख लें। अपने जो अगर नहीं मिल रहा है किसी को, अपना एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे मैसेज आ चुका है, उससे अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल के और अपना रोल नंबर सॉरी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना निकाल ले एडमिट कार्ड। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपसे आदर्श कैनन यानी कैनन ऑफ आइडियल प्लानिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यानी कि आपके आएगा विभेदीकरण का सिद्धांत। सबसे पहला आएगा विभेदीकरण का सिद्धांत। ठीक है, विभेदीकरण का सिद्धांत। दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। 2 नंबर पे क्या आएगा? 2 नंबर पे आएगा कैनन। हमें क्या कह रहा था कि एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी भी जितने बच्चे आपको तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको कहीं भी एक तो बारिश वारिश में नहीं भीगना है। सीधी बात याद रखना, कोई भी जो ये सोचे कि मैं बारिश में भीग लूँगा, बारिश में नहा लूँगा, धो लूँगा, मत भीगना। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ का अवॉइड करो। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। और DSSB वाले सीधे मैं खुद कह रहा हूँ पागल है आपका, यानी कि आपकी ज़रा सी कमी की वजह से आपको कह देंगे बाहर बैठो, हमें पेपर नहीं देना। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि खासकर गर्ल्स अपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अभी मैं आपको आज जो वीडियो मिलेगी उसमें भी मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ों का जब आपको एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है तो ध्यान रखना है। तो ये आ गया दूसरा। फिर आपको आ जाता है कैनन। ये लिख लीजिए आप, क्योंकि ये इसके अंदर पूछे जाते हैं। क्योंकि जब ये पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, एबिलिटीज, तो इसमें क्या आ जाएगा? निश्चयात्मक का सिद्धांत। फिर आता है आपका चौथा, कैनन ऑफ प्रीमेंसेस। एक मिनट, मुझे भी साफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आदत तो वही है हमारी भी जल्दी लिखने वाली। एजुकेशन, दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये फील्ड है ना एजुकेशन वाले फील्ड में, जैसे कि अभी भी हम क्लास में क्या करते हैं, ज़्यादा जोर शॉर्ट फॉर्म पर रहता है। और शॉर्ट फॉर्म में जब क्लास में पढ़ाते हैं तो भाई शॉर्ट फॉर्म में भी ज़्यादा चलता रहता है, तो क्या नाम, इसलिए वही चीज़ें याद रहती है आपको। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। तो ये है सिद्धांत, यानी स्थायित्व का सिद्धांत। ये आपको मैं सारे लिखवा रहा हूँ, फिर आपको समझ लेंगे बाद में। 5वां भी लिख देते हैं। 5वां भी यहाँ आ जाएगा, कैनन ऑफ कॉन्सिस्टेंसी। हिंदी में क्या है? संगत का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया 5वां। अब छठा, आपका छठा भी लिखवा देते हैं। छठा अगले पेज पे आएगा, कैनन ऑफ रेलीवेंट सीक्वेंस सीक्वेंसेस। ठीक है, छठा नंबर ही हो गया। और हिंदी में क्या है? प्रासंगिक का अनुक्रमण का कैनन। ठीक है, अभी आ गए। अब आपके यानी कि सबसे ऊपर चलते हैं, हम आपको पहले सारे बताते हैं। अब पहला आता है विभेदीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? विभेदीकरण का सिद्धांत एक तरह से जैसे कक्षा में छात्रों के लिंग के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। अर्थात जैसे लड़का और लड़की हो गए,
लेकिन कक्षा में ऐसे गुण जो के आधार पर छात्रों के चेहरे या उसके आधार पर विभाजित नहीं किया जाता। तो यानी कि यही कहता है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन आपको कि जो उनकी जो हम लाइब्रेरी में सबको इस स्तर पर ज्ञान अलग करते हैं, ना कि उसके किस हिसाब से कि ये सुंदर है, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये गुलाबी है, इस तरह से नहीं। भाई गुलाबी गुलाबी तो होते नहीं भाई, कोई 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 भी नहीं होता, पर ये है कि इसका कहना यही है कि विभेदीकरण का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ज़्यादा हो गया भाई। हम ये ले ले। अब अगला आता है प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रासंगिकता का सिद्धांत कहता है, प्रासंगिकता का सिद्धांत में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड जो एक तरह से वर्गीकरण के आधार पर उपयोग किया जाता है, उस शब्द का जो विशेष वर्गीकरण के उद्देश्य को प्रासंगिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कोई सा भी। खेल का मैदान में खिलाड़ी का चयन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वही उसमें चयन में रंग सुंदर यानी कि एक रंग देखा जाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता देखी जाएगी, यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से उसे एक तरह से वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे पुस्तकालय में एक तरह से मान के चले, पुस्तकालय में पाठक हो गया, विषय वस्तु हो गया, भाषा हो गया, प्रकाशन हो गया, तिथि हो गया, लेखन की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। यानी कि उसके ये नहीं देखा जाता कि उसके पृष्ठ कितने हैं, प्रिंटेड कैसा है, ये नहीं देखी जाती। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। फिर आता है निश्चयता का सिद्धांत। निश्चयता का सिद्धांत में क्या होता है? निश्चयता के सिद्धांत में वर्गीकरण में एक विशेषता और उसके आधार पर निश्चित किया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है कि इसके हिसाब से हमें अलग करना है उसे। फिर आता है स्थायिता का सिद्धांत। स्थायिता के सिद्धांत में क्या है? स्थायिता के सिद्धांत में आपके यानी कि सीधे सीधे बात के लेके चलो, ऊपर जो विभेदीकरण का सिद्धांत पढ़ा, विभेदीकरण से सिद्धांत से सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि थोड़े बहुत चेंज है, सारे सीधे बात ये सबको अलग अलग करने वाली बात कही गई है, इसलिए आइडियल कहा जाता है। यानी कि आइडियल क्या? आइडियल का आपको मैंने अभी जब अर्थ लिखवाया था, कहाँ गया ये? जब आइडियल हम पढ़ रहे थे तो आइडियल में आपको क्या बताया था? सारी चीज़ें बताई थी, वही है, सारी चीज़ें आ जाती है। दूसरा लिख लो वर्गीकरण का सिद्धांत। इसमें आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर, अगर पूछा भी गया कैनन ऑफ आइडियल प्लानिंग में, तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कैनन ऑफ आइडियल प्लानिंग के अंदर आता है, इस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मौखिक यानी कि मौखिक तल के सिद्धांत है, यानी कि जो एक तरह से आपका वर्बल कैनन है, यानी कि वर्बल जो है, यानी कि वर्बल प्लानिंग है, उसमें आपको अलग मिलेंगे। अभी आपको वर्बल प्लानिंग के भी लिखवा देता हूँ मैं, ये आगे, ये आपको 2 नंबर कलर डार्क नहीं है, ये आ गया मौखिक तल के सिद्धांत। मौखिक तल के सिद्धांत को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? अभी जब आपको मैं बता रहा हूँ, क्या बताया था? कैनन ऑफ वर्बल प्लानिंग। ठीक है, यानी कि क्या कैनन ऑफ वर्बल प्लानिंग में अंदर क्या है? आपको ए सबसे पहले आ जाएगा, कैनन CANON, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा के सिद्धांत को क्या कहते हैं? कैनन ऑफ करेंसी। ठीक है, क्योंकि वर्बल में क्या आएगा? वर्बल में क्या मैंने बताया था, वर्बल में हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग करने में के पहले क्या आएगा? कॉन्टेक्स्ट आएगा, इसके पैसे चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, यानी कि जो उसके गुण हैं वो आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आएगा आपके गुण, यानी कि क्या कहेंगे? गुण का सिद्धांत। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि इतना सब कुछ इसके अंदर है, भैया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अभी तक पढ़ाई किया है। यानी कि ये जब हम बीली में पढ़ते हैं ना, तो इन सब टॉपिकों को इग्नोर मारते हैं। क्यों मारते हैं?
क्योंकि सबको पता है भाई, पेपर जब हम देते हैं, आप ही हो, आपको जब पता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आने का नहीं, और क्वेश्चन आएगा तो मैं और करके लिख दूंगा, तो आपको उस टाइम पे क्या रहता है, मार्क्स बढ़ाने की बात रहती है। अब हमें पढ़ना पड़ रहा है अपने मार्क्स को लाने के लिए, यानी कि एग्ज़ाम का करने के लिए, तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन अभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी भी मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ जो ये मेन हेडिंग लिखवा रहा हूँ ये आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से, इसलिए मैं इस तरह से आपको करा रहा हूँ। ये नहीं तो आपको कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक करा चुका है, आप जब थ्योरी के सेक्शन में जाओगे तब आप वहाँ पर भी देख सकते हो, मोटे मोटे तौर पर वहाँ पर भी आपको करा चुका है। ठीक है, ये आ गया आपका, यानी कि इसके अंदर ये सारे आ गए। अब पहला जो कहाँ गया, पहला है संदर्भ का सिद्धांत। अब संदर्भ के सिद्धांत में क्या है, कैनन के अनुसार वर्गीकरण प्रणाली में प्रत्येक शब्द का नाम अर्थ उसकी प्रारंभिक लिंग के विभिन्न वर्ग के संदर्भ में प्रश्नों के वर्गीकरण के उपयोग किए जाने वाले एक नाम के निर्धारण किया जाता है। दूसरी बात आती है, दूसरे में आता है मुद्रा, यानी कि पैसे की बात आती है, तो पैसे में क्या होता है, जो वर्गीकरण की योजना होती है, प्रयुक्त शब्द वही जो उसके विश्लेषण उपयोगिता करते के बीच में उपयोग करता है, उसके आ जाएगा। फिर आ जाता है यानी कि गुणवत्ता, यानी उसके गुणांक की बात आए तो इसमें कहने जो आते हैं उसके पदानुक्रम, श्रृंखला, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तीसरे में क्या आएगा, तीसरा क्या है आपका मतलब है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो भी कितने, यानी कि वर्गीकरण की योजना के में प्रयुक्त शब्द की आलोचनात्मक होती है, आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये है जाएगा सब चीज़। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, इसके अंदर की चीज़ें कुछ नहीं पूछी जाने वाली, जितना आप सोच रहे हो DSSS में, DSSS वाले जैसे आप अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ, एजुकेशन में हमारे एक चीज़ कही जाती है, CTET का पेपर में लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और UP टेट के पेपर में या फिर स्टेट के टेट में पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही DSSS में आपको जो KVS वाला पेपर में लंबे लंबे क्वेश्चन मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पूछ लेगा ILA का गठन कब हुआ, 1931 में फर्स्ट वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्या बच रहा था, किसके कैरेक्टरिस्टिक बच रहे थे, यानी कि लास्ट बचा भाई आपका हो गया वर्बल, हो गया आइडियल, हो गया। अब लास्ट कौन सा बच रहा था, पीछे चलते हैं, आपको फिर याद दिला देते हैं। यह आपका होगा नॉमिनेशनल, यानी कि अब आते हैं नोटेशनल वाले पे। इसे विशेषता के उत्तराधिकार का सिद्धांत। ठीक है, कैनन ऑफ सेशन ऑफ CHAR कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसके अंदर भी आपके कैनन ऑफ, यानी इसके अंदर आ जाएंगे, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रंगनाथन, यानी कि इसका क्या कहना है, रंगनाथन जी के अनुसार ज्ञान के जो एक तरह से ज्ञान का जो वर्गीकरण है का सिद्धांत है, उसमें कि 2 या 2 से अधिक छिपे हुए विशेषता होती हैं, उसको प्रयोग कर क्रमबद्ध से लाया जाता है। इसमें विशेषता के क्या, क्रम को निर्धारित किया जाता है, क्रम के निर्धारण में बातें रखी जाती हैं। और इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं, याद रख लेना 3 चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले लिख लीजिए सहवर्ती सिद्धांत, सहवर्ती सिद्धांत, यानी कि कैनन ऑफ कॉन्मिटेशन। ठीक है, अगला क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, प्रासंगिक उत्तराधिकार का सिद्धांत। ठीक है, ये आ जाएगा CANOF
ON of relevant सक्सेसिंग। ठीक है, तीसरे नंबर में आ जाएगा आपका सुसंगत उत्तराधिकार का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कैनन CANON ऑफ कॉन्स्टेंटिन SUSS सेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इसके यानी कि ये इस तरह, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आखिरी है ये रंगनाथन जी के हैं। ठीक है, इसमें पीरियडिक एरिया आ जाएंगे सारे अगर आप लेके चल रहे हैं तो। यानी कि इसके में सबसे पहले आ जाता है, कहाँ गया पीछे वर्गीकरण का सिद्धांत में है। वर्गीकरण के उद्देश्य को वर्गीकरण के हिसाब से जो गुण और चयन के उसके जो परिणाम होते हैं प्राप्त नहीं होते, तो उसे दो गुण अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म है उसके आधार पर होना चाहिए, या फिर किसी के आयु के हिसाब से होना चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा है प्रासंगिक उत्तराधिकार का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तरह से क्रम निर्धारित करे जाते हैं, यानी क्रम को निर्धारित करा जाता है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र हो गया, विशेषता होती है, अवधि होती है, इस तरह को निर्धारित किया जाता है। लास्ट वाले होता है लागत का आधारित सिद्धांत। इसमें क्या करा जाता है, इसमें जो भी यानी कि किसी वर्गीकरण पद्धति के निर्धारण में विशेषताओं को क्रम का तब तक पालन नहीं किया जाता जब तक कि वर्गीकरण के उद्देश्य में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि वर्गीकरण पद्धति एक रूपित होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गए आपका वर्गीकरण का सिद्धांत। और इसमें सारे हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिख लेना, क्योंकि हेडिंग से ही आपसे जैसे जैसे आपको लिखवाया है वैसे वैसे लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर ये आपसे पूछा जाता है इसके ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, इस तरह पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो मोटे मोटे तौर पर आपको DSSP के अकॉर्डिंग आपको सारा करा दिया। UGC नेट के अकॉर्डिंग कराता तो बहुत लंबा टॉपिक है ये कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जो आपका जो ISO वाला जो आपने कहा था, ISO वाला मैं आपको कल करा दूंगा। उसमें मोटे मोटे जो ISO होंगे, यानी कि जो मोटे मोटे तौर पर आपके आने की संभावना। वैसे ISO आएगा नहीं DSSP में। ISO अगर आपको लगेगा, जैसे KVS में ISO है, MPPCS में ISO है, राजस्थान में ISO, वो भी आपको मैं इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा। और 2-3 जो मेन आपको इम्पोर्टेंट है ISO जो स्टैंडर्ड के मैंने बुक में देखे हैं लाइब्रेरी की, उसमें से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एक चीज़, जिसे DSSP के पेपर लेने ले सकता है 30 रुपये में, आपको सबको पता भी है, बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिए, तो लेना चाहता है ले सकता है। और रही बात इसकी, जो आज से जो 6 तारीख से लेकर अभी 9 तारीख तक आपके सारे मैराथन चलेगी, जितने भी सारे जैसे KVS के DSSP, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके वो सारे करा दी जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।